हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और पिछली बार की तरह ही हम जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसमें आगे बढ़ रहे थे। तो आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे जो भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुए थे उनके बारे में। अर्थात आज हम बात करेंगे फारस आक्रमण की और यूनानी आक्रमण जो भारत के ऊपर हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो फारस आक्रमण हुआ था। यह ईरान की तरफ, ईरान को पहले फारस ही कहा जाता था। तो ईरान का जो इन्वेजन था, ये पर्शियन इन्वेजन कहते थे उसे। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो भारत का फारसी आक्रमण की बात, तो वहाँ पे क्या एक हक्कामनी वंश था। कहाँ पे? फारस में एक हक्कामनी वंश था। तो उनके शासक थे कौन? डेरियस, जिसको दारा भी कहते थे या दारे बाहु भी कहते थे। तो डेरियस का अन्य नाम क्या थे? दारा या दारे बाहु। उन्होंने क्या किया? भारत पर आक्रमण किया था। डेरियस दारा या दारे बाहु ने क्या किया? भारत पर आक्रमण किया था। और ये कहाँ के शासक थे? हक्कामनी वंश के। और ये फारस, जिसको ईरान या पर्शिया भी कहा जाता था। फारसी आक्रमणकारी डेरियस को ही दारा या दारे बाहु के नाम से जाना जाता है। अब डेरियस की बात करते हैं। डेरियस ने भारत पर सफल आक्रमण कब किया? 520 से 515 ईसा पूर्व में। 520 से 515 ईसा पूर्व के आसपास क्या था? डेरियस ने भारत पर सफल आक्रमण किया था। अब सफल आक्रमण की बात करें तो कौन सा एरिया जीत लिया, कहाँ तक गए थे डेरियस? तो डेरियस ने सिंध के जो आसपास का क्षेत्र है, अर्थात भारत का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, इस क्षेत्र को जीत लिया और उन क्षेत्रों को अपने 20वां प्रांत बना लिया। अर्थात 19 प्रांत उनके पर्शिया के थे और 20वां प्रांत किसे बना लिया? जो सिंध है ना, सिंध के आसपास का क्षेत्र है उसको। अरे भारत का कौन सा क्षेत्र है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उसको अपना 20वां प्रांत बना लिया। अब इन बातों की जानकारी हमें कैसे मिलती है? इन बातों की जानकारी है एक इतिहासकार है हेरोडोटस। कौन से? हेरोडोटस। उनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिका। कौन सी पुस्तक है? हिस्टोरिका। इनके अनुसार बात करें, अर्थात हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका के अनुसार, डेरियस के द्वारा जीते गए सिंध के आसपास के क्षेत्र से, जितना भी क्षेत्र था सिंध के आसपास का क्षेत्र, तो वहाँ से डेरियस को 360 टैलेंट सोना, अर्थात सोने की ईंटें राजस्व के रूप में प्राप्त होती थी। क्या होती थी? राजस्व या फिर टैक्स के रूप में क्या? 360 सोने की ईंटें प्राप्त होती थी। आगे हम बात करते हैं इसके। तो सिंध प्रांत से जो राजस्व प्राप्त होता था, जितना भी, वो डेरियस को जितना भी राजस्व प्राप्त होता था उसका 1/3 होता था। अब ध्यान से देखें तो 19 प्रांतों में तो 2/3 राजस्व मिल रहा है और केवल एक प्रांत अर्थात सिंध से 1/3 राजस्व प्राप्त होता है। इसका मतलब, इससे हम समझते हैं कि उस समय जो सिंध प्रांत था वह काफ़ी समृद्ध था। इतिहासकार हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। इतिहासकार जो हेरोडोटस है, उन्होंने सबसे पहले जो इतिहास की पुस्तक थी हिस्टोरिका, उसकी रचना की थी, वो लिखी थी। और इतिहासकार हेरोडोटस को क्या? इतिहास का जनक माना जाता है। अब डेरियस की बात करते हैं। डेरियस के द्वारा भारत पर पहला सफल आक्रमण या फारस आक्रमण की जानकारी कहाँ से मिलती है? डेरियस के 3 अभिलेखों से मिलती है। जो डेरियस के 3 अभिलेख है, वहाँ से हमें क्या मिलती है? भारत पर सफल आक्रमण की जानकारी मिलती है फारस की। और वो कौन कौन से अभिलेख है? बेहिस्तून अभिलेख, नक्शे रुस्तम अभिलेख और परसेपोलिस अभिलेख। तो कौन कौन से अभिलेख हैं ये? एक तो बेहिस्तून अभिलेख है, नक्शे रुस्तम अभिलेख है और एक परसेपोलिस अभिलेख है। तो इन 3 अभिलेखों से क्या है? हमें फारस आक्रमण था भारत पर हुआ जो, उसकी जानकारी मिलती है। और किसने किया था? डेरियस ने। अब डेरियस का बेटा तो कौन? जरकचीज। डेरियस का बेटा कौन था? जरकचीज। जरकचीज ने क्या किया? भारतीय धनुर्धर को अपनी सेना में शामिल किया था। जरकचीज ने क्या किया? जो भारतीय धनुर्धर थे, तीरंदाजी के एक्सपर्ट थे, उनको अपनी सेना में शामिल किया। और डेरियस तृतीय अंतिम फारसी शासक था जिन्होंने सिंध से राजस्व लिया था। अब बात करें भारत पर फारसी आक्रमण तो हो गया, लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ा? भारत क्यों पड़ रहे हैं हम इसके बारे में? तो फारसी आक्रमण के जो प्रभाव पड़े थे उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। प्रभाव की बात करें तो फारसी लोगों ने सिंधु को हिंदू कहा था। सिंधु नदी थी हमारी, तो सिंधु प्रदेश को क्या कहा? हिंदू प्रदेश का। अतः 6वीं शताब्दी में फारस के द्वारा हिंदू शब्द दिया गया था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या था? फारस के द्वारा क्या दिया गया? हिंदू शब्द दिया गया। और फारसियों ने महिलाओं को अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करना शुरू किया। ठीक है, तो फारसियों ने क्या किया था? महिलाएं थी, महिलाओं को अपने अंगरक्षक के रूप में नियुक्त किया, जिसके कारण भारतीयों में भी महिलाओं को अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करने की प्रथा चल पड़ी। अतः राजा अपने अंगरक्षकों के रूप में कितने लगाते थे? महिलाओं को।
फारसी आक्रमण की बात करें तो फारसी आक्रमण के बाद भारत में सजा में गंजा किए जाने की प्रथा शुरू हुई थी। अर्थात किसी को भी सजा देनी है तो उसे गंजा कर दो। और ये भारतीयों ने कहाँ से सीखा? फारसी आक्रमण के बाद। अगली बात करें तो फारसी शासकों ने भारत में जो छत्र प्रणाली है उसको शुरू किया, जिसे आगे शक और कुषाणों ने भी लागू किया था। छत्र प्रणाली मतलब दोहरी शासन प्रणाली। दोहरी शासन प्रणाली मतलब केंद्र और राज्य का शासन अलग अलग है। तो ये वाली प्रणाली क्या है, कहाँ से सीखी हमने? जो फारसी आक्रमण था इसके बाद से। और बाद की बात करें तो शक और कुषाणों ने भी इसी तरह की प्रणाली को राजस्व का आधार बनाया था। तो हमने ये फारसी आक्रमण था भारत पर, इसके बारे में देख लिया। अब हम बात करेंगे यूनानी आक्रमण की। यूनानी आक्रमण की बात करें भारत पर, जिसे ग्रीक आक्रमण भी कहते हैं, ग्रीक आक्रमण भी इसे कहते हैं। तो भारत पर क्या यूनानी शासक था अलेक्जेंडर, उसने आक्रमण किया था। किसने? यूनानी शासक अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया। अलेक्जेंडर को सिकंदर कहते थे। अलेक्जेंडर को ही क्या कहते थे? सिकंदर कहते थे। अलेक्जेंडर क्या था? मैसेडोनिया का राजा था। कहाँ का राजा था? अलेक्जेंडर मैसेडोनिया का राजा था। और मैसेडोनिया को मकदूनिया भी कहते थे। मैसेडोनिया क्या? मकदूनिया भी कहते। अलेक्जेंडर को ही सिकंदर कहा जाता था। अलेक्जेंडर का दूसरा नाम क्या था? सिकंदर। बात करें अलेक्जेंडर की तो अलेक्जेंडर के पिता का नाम था फिलिप द्वितीय। अलेक्जेंडर के पिता का नाम क्या था? फिलिप द्वितीय। अलेक्जेंडर की माता का नाम था ओलंपिया। अलेक्जेंडर की माता का नाम क्या था? ओलंपिया। और अलेक्जेंडर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। ये वही है, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात। गांधार तक्षशिला की बात करें तो गांधार जो तक्षशिला के अंदर है, उनके जो शासक थे आम्भी। तो आम्भी अर्थात आम्भी कुमार, उन्होंने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। जो गांधार या तक्षशिला के शासक थे आम्भी, उन्होंने क्या किया? सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। और सिकंदर के गांधार आक्रमण के समय गांधार की राजधानी क्या हुआ करती थी? तक्षशिला। गांधार की राजधानी क्या हुआ करती थी? तक्षशिला। तो वहाँ के आम्भी कुमार हैं, उन्होंने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। सिकंदर के बारे में हमने बहुत सारी बातें देख ली। मैसेडोनिया का राजा था। सिकंदर ही अलेक्जेंडर है। उनके पिता का नाम फिलिप द्वितीय और माता का नाम ओलंपिया था। और गुरु कौन थे उनके? अरस्तु। तो हमने खास बारे में देख ली। अब सिकंदर को याद किया जाता है हाइडेस्पिस के युद्ध के लिए। हाइडेस्पिस का जो युद्ध था, इसके लिए सिकंदर को याद किया जाता है। तो हम भी याद कर लेते हैं। यह युद्ध क्या 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। जो हाइडेस्पिस का युद्ध था, ये 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इस युद्ध के बारे में बात करते हैं। ये युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया? सिकंदर और राजा पोरस के बीच में लड़ा गया था। सिकंदर और राजा पोरस के बीच में यह हाइडेस्पिस का युद्ध लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया? झेलम नदी के किनारे पर। कहाँ? झेलम नदी के किनारे पर हाइडेस्पिस नामक एक जगह थी, वहाँ पे युद्ध लड़ा गया था। अब सिकंदर के बारे में देख लिया अपन ने कि वो मैसेडोनिया का राजा था, मैसेडोनिया का शासक था। युद्ध में क्या पोरस हार जाता है और इसमें क्या है? सिकंदर जीत जाता है। इस युद्ध को झेलम का युद्ध भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये झेलम की नदी के किनारे हुआ था। हाइडेस्पिस के युद्ध को वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि झेलम का दूसरा नाम वितस्ता भी। राजा पोरस का राज्य चिनाब नदी और झेलम नदी के बीच में था। राजा पोरस का राज्य कहाँ था? चिनाब नदी और झेलम नदी के बीच में था, जिसमें राजा पोरस हार जाता और सिकंदर जीत जाता है। सिकंदर क्या करता? पोरस की बहादुरी से प्रभावित होता है और पोरस को उसका राज्य वापस लौटा देता है। कहता है कि तुमने बहुत बहादुरी से लड़ा, हम जीत गए, लेकिन फिर भी हम तुम्हें अपना राज्य लौटा देते हैं। सिकंदर 19 महीनों तक भारत में रुका था। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि व्यास नदी में पानी का उफान काफ़ी ज़्यादा था। इसलिए सिकंदर सेना ने क्या किया? व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। व्यास नदी को ही विपाशा कहा जाता है। सिकंदर क्या था? मंडनीस नामक एक दार्शनिक था भारत का, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित था। सिकंदर क्या था? मंडनीस नाम के दार्शनिक से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। आगे हम बात करें तो राजा पोरस को पूर्ववास भी कहा जाता है। राजा पोरस को क्या? पूर्ववास भी कहा जाता है। सिकंदर क्या? कालानास नामक भारतीय दार्शनिक को अपने साथ ले गया था। किसको? कालानास नाम का एक भारतीय दार्शनिक था, इसको ये अपने साथ ले जाता सिकंदर। अब सिकंदर ने भारत में 3 शहर बसाए थे। कौन कौन से? सिकंदर ने भारत में 3 शहर बसाए थे। कौन कौन से? निकेया, जिसको वर्तमान विजयनगर कहते हैं, बुकाफेला या बहुकाफेला, और अलेक्जेंड्रिया। तो भारत में 3 शहर बसाए थे। कौन कौन से? निकेया, तो अपनी सिकंदर ने ये बसाया। फिर बुकाफेला, बहुकाफेला। इसकी स्थापना सिकंदर ने क्या किया? अपने घोड़े बुकाफेला के नाम की थी। जो सिकंदर का घोड़ा था
बुकाफेला, उसके नाम पे इन्होंने बुकाफेला शहर की स्थापना या नगर की स्थापना की थी। फिर आता अलेक्जेंड्रिया। क्या? अलेक्जेंड्रिया की बात करें तो ये भी सिकंदर ने ही बनाया था। अब कुछ खास बातें कौन सी सिकंदर के बारे में, कि 3 इतिहासकार थे जो सिकंदर के साथ भारत आए थे। सिकंदर के साथ कौन कौन से 3 इतिहासकार भारत आए थे? एक तो निरियाकस, आनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस। तो ये इतिहासकार थे जो भारत इनके साथ आए थे। निरियाकस की बात करें तो निरियाकस सिकंदर के साथ आया था और इतिहासकार था। निरियाकस क्या था? सिकंदर की सेना में नौसेना का अध्यक्ष भी था। नौसेना का अध्यक्ष कौन था? सिकंदर का निरियाकस। फिर आनेसिक्रेटस की बात करते हैं। आनेसिक्रेटस भी क्या था? इतिहासकार था। आनेसिक्रेटस सिकंदर के साथ भारत आया था। आनेसिक्रेटस क्या था? सिकंदर के साथ भारत आया था। फिर आता हमारा अरिस्टोबुलस या अरिस्टोबुले। तो इसकी बात करें तो ये भी सिकंदर के साथ भारत आया था। अब बात करेंगे हम सिकंदर की मृत्यु की, क्योंकि सिकंदर ने काफ़ी 19 महीने के आसपास तो भारत के अंदर ही रहा था। तो मृत्यु कब हुई? भारत से लौटते समय जून 323 में बेबीलोनिया में क्या हुई? सिकंदर की बीमारी से मृत्यु हो गई थी। और जब सिकंदर की मृत्यु हुई तो वो केवल 33 साल की उम्र में थे। अतः उन्होंने 33 साल की उम्र पूरी की थी। अब भारत पर तो यूनानी आक्रमण हो गया है। अब यूनानी आक्रमण से क्या हुआ, अर्थात यूनानी आक्रमण के क्या प्रभाव थे? भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन ग्रीकों के द्वारा या यूनान के द्वारा ही शुरू किया गया था, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी ग्रीक शासक थे उनके सिक्के कैसे होते थे? लेख युक्त, अर्थात सिक्कों पे कुछ न कुछ लिखा होता था। ग्रीक ज्योतिष से भारतीय ज्योतिष प्रभावित हुआ, अर्थात भारतीय ज्योतिष ने ग्रीक ज्योतिष से बहुत कुछ सीखा। गार्गी संहिता की बात करें तो भारतीय ज्योतिष ग्रीकों की ऋणी है, अर्थात अपनी हमारी ज्योतिष थी उसको काफ़ी सुदृढ़ बनाने में ग्रीकों का बहुत बड़ा योगदान। गार्गी संहिता खुद एक ज्योतिष शास्त्र है। भारतीय नाट्य कला पर भी ग्रीकों का प्रभाव देखा जा सकता है। जितने नाट्य हैं तो उनमें ग्रीकों का प्रभाव देखा जा सकता है। कैसे? कि जब भी नाटक शुरू होता है तो सबसे पहले पर्दा गिरता है, तो रंगमंच के पर्दे को आज भी यवनिका कहा जाता है, और यवन अर्थात ग्रीक। भारत में 7 दिन के सप्ताह का प्रचलन ग्रीकों के द्वारा ही शुरू किया गया था। 9 ग्रह की जानकारी भी ग्रीकों के द्वारा ही मिली थी। और लास्ट और खास बात, काली मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता है। तो इस तरह हमने भारत पर 2 तरह के आक्रमण देखे, फारसी आक्रमण और यूनानी आक्रमण। सिकंदर के बारे में बात की, पोरस के युद्ध की बात की, हाइडेस्पिस के युद्ध की बात की, जिससे झेलम का युद्ध भी कहते हैं। तो इस प्रकार के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है वो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि किसी प्रकार का सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।